तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th की साइंस हिंदी मीडियम में। और इसका जो पिछला टॉपिक है वो हमने क्या किया है, पिछले वाले लेक्चर में क्लियर किया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो लेक्चर आपको क्या मिल जाएगा, इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, हमने पिछला जो टॉपिक में छोड़ा था वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ तो दिया था, पर मैंने बोलता इसको मैं आगे वाले लेक्चर में समझाऊंगा। और आज हमने संतुलित और असंतुलित भी सीखना है, और संतुलित कैसे करते हैं समीकरणों को ये भी सीखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीखे और वो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या कहते हैं, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। देखो सिंपल सा नॉर्मल, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन R = MgO बना था हमारे पास, हमें पता है। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा छोड़ के अब इसको आगे समझेंगे, पर यहाँ पे संतुलित वर्ड का क्या मतलब बोल रहा है। ठीक है, अब संतुलित को समझते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिख दूँ, संतुलित। ठीक है, अब देखो संतुलित क्या होता है। सिंपल सा समझो, संतुलित मतलब है बैलेंस। कोई भी चीज़ बैलेंस है। बैलेंस कब होती है कोई भी चीज़? जब दोनों ओर क्या होता है, मतलब इधर भी और इधर भी क्या होता है, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। दोनों तरफ पलड़ा क्या हो, बराबर हो, तो उसको कहते हैं बैलेंस, हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस, इसका मतलब क्या हो रहा है, बैलेंस। और बैलेंस वर्ड से हम थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। अब संतुलित वर्ड से इतना नहीं आ रहा तो बैलेंस वर्ड से थोड़ा समझिए। हाँ, दोनों साइड क्या जब क्या हो, चीज़ें बराबर हो। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 1 kg का ले रहा हूँ, चीनी ले रहा हूँ। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा हूँ, उसको 2 kg सूजी में डाल रहा हूँ। उसको क्या कर रहा हूँ, 2 kg सूजी में डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैं जो सूजी पूरी बना रहा हूँ, टोटल मुझे कितनी kg मिलेगी, 3 kg सूजी मिलेगी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, बैलेंस है। इधर भी बैलेंस है, मतलब इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेम ये कंडीशंस हो? 1 kg मैंने क्या लिया, यहाँ पे चीनी ली है। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा हूँ, 2 kg सूजी है मेरे पास। ठीक है, अगर तो मुझे क्या कभी 2 kg सूजी मिलेगी? ऐसा कभी हुई नहीं। छोटे छोटे एग्जाम्पल समझो। 1 kg चीनी और 2 kg सूजी लूंगा तो टोटल उत्पाद जो मुझे मिलेगा वो 3 kg मिलेगा। और ये क्या है, अभिकारक। ये क्या होता है, उत्पाद होता है। तो ये क्या है, ये इधर बराबर है, ये इधर भी बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। क्यों? क्योंकि इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर। मैंने अभी तो बोला दोनों ओर क्या हो, जो चीज़ें बराबर हो, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों ओर बराबर होंगी तो वो क्या होंगे, बैलेंस होंगी। बैलेंस का मतलब वो ये दोनों साइड का होनी चाहिए, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। पर इधर देखो दूसरे वाले कोई उसमें एग्जाम्पल में, इधर बराबर और इधर बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 kg चीनी और ये 2 kg सूजी है। अब 1 kg और 2 kg मिलकर तो 3 kg होता है, पर ये तो 2 kg दे रहा है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई है, गलत हुई है। इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस है, यहाँ पे असंतुलित है। तो संतुलित वर्ड से अभी थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं भी पूरा भी नहीं आ रहा तो इतना तो आ रहा होगा कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, इधर भी और इधर भी। अब हमें पता है इनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखो इनको क्या बोला जाता है, अभिकारक। और इसको क्या बोला जाता है, उत्पाद। इतना तो आई होप आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं, अभिकारक, उत्पाद वगैरह। देखो तो इधर वाली चीज़ को हम इसलिए बोलते हैं, अभिकारक जो क्या लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेती हैं। और उत्पाद क्या होता है, जो अभिक्रिया के बाद बनता है कोई भी नया पदार्थ, वो उत्पाद है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बैलेंस करते समय दोनों, बैलेंस मतलब क्या है, जो दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे। इधर होता है अभिकारक, इधर होता है उत्पाद। बैलेंस क्या होना चाहिए एक्चुअल में, द्रव्यमान, मास बैलेंस होना चाहिए। द्रव्यमान तो चीनी और सूजी एक और 2 kg मिलकर 3 kg हो, इसका मतलब यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बैलेंस होना चाहिए, द्रव्यमान बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे भी द्रव्यमान बैलेंस नहीं तो अनबैलेंस हो गए, असंतुलित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, संतुलित थी। क्यों? क्योंकि इनका द्रव्यमान बराबर था, किनका, अभिकारकों का और उत्पाद का। तो सिंपल अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप समझ के भी बोलना चाहें, हम खुद से क्रिएट करना चाहें, तो यही तो कहेंगे कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो गया है। मतलब इसमें क्या है, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। तो ये क्या है, एक बैलेंस है। और इसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, अनबैलेंस है, असंतुलित है। तो संतुलित वर्ड से धीरे धीरे हमने थोड़ा चीज़ों को कनेक्ट किया, थोड़ा साइंस के वर्ड लाए और हमने एक डेफिनेशन खुद से क्रिएट करने की कोशिश की। और हमने क्या की कि जब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है तो क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और जब अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता तो वो क्या होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। तो इसको कहाँ से समझा, इतने छोटे से एग्जाम्पल से समझ दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझना है, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, 1 kg चीनी और 2 kg सूजी का एग्जाम्पल है। आप पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम चीनी पानी बनाते हैं तो जब अगर 1 kg पानी डालेंगे उसमें, और 1 kg चीनी डालेंगे और 1 लीटर पानी डालेंगे तो हमें 2 लीटर ही मिलेगा वहाँ पे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभिकारक उत्पाद समझा और बोला कि द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो अभिकारकों का द्रव्यमान जब उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब देखो थोड़ा आगे करते हैं, अभी धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। देखो क्या है, अगर ऐसा नहीं है
तो ये क्या है, असंतुलित है। यहाँ तक पढ़ देते संतुलित तक। अब देखो यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, मतलब उसने बोला कि अगर दोनों ओर क्या हो, बराबर ना हो, तो वो क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। जो हमने दूसरा एग्जाम्पल उठाया है, ठीक है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और मैं रासायनिक समीकरण आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता चुका हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है, और हम प्रतीकों का उपयोग करके और सरल रूप में इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, ठीक है। अब देखो इसका क्या है आगे। संतुलित तो समझ गए, संतुलित क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण, या फिर बोल सकते हैं कि जब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। तो अगर हम इसको साइंस के वर्ड्स में लेके आए तो हमने ऐसा बोल दिया कि एक रासायनिक समीकरण कब संतुलित होती है, जब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पे, देखो 1 kg 2 kg मिलकर 3 kg हुआ, तो kg को देखो तो यहाँ पे भार की बात हो गई, द्रव्यमान की बात हो गई यहाँ पे, तो ठीक है। जब द्रव्यमान बराबर होगा अभिकारक का उत्पाद के, तो वो क्या होगी, संतुलित होगी। नहीं होगा तो असंतुलित होगी। अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसका महत्व क्या है, इसको मैं आपको एक बार यहाँ पे समझाता हूँ, इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है पूरा। अब देखो यहाँ पे क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जिसने नहीं पढ़ी ये चीज़ वो यहाँ पे समझे, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे। देखो अभी समझो क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्य को, और इसका क्या रोल है संतुलित रासायनिक समीकरण में, सब समझ आ जाएगा धीरे। देखो द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही यहाँ पर नष्ट किया जा सकता है, और ना ही यहाँ पर नष्ट किया जा सकता है। देखो क्या है इसका मतलब, किया जा सकता है। देखो इसको बोलना क्या चाह रहा है, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना खुद से पदार्थ कहीं आ सकता है और ना ही खुद से पदार्थ कहीं जा सकता है, ठीक है। ना तो पदार्थ खुद से कहीं आएगा और ना ही खुद से कहीं जाएगा। अब देखो अगर ये इसी में देखो, इसी एग्जाम्पल सबको समझो, 1 kg चीनी और 2 kg सूजी ली थी, वो कितनी मिली, 3 kg मिली। क्या मुझे 4 kg मिल सकती है, नहीं। तो इसका मतलब पदार्थ खुद से कोई एक्स्ट्रा चीनी का एक दाना या फिर सूजी का एक दाना कहीं से आ नहीं सकता, खुद से नहीं उत्पन्न नहीं हो सकता जादू से, मतलब, ठीक है। और खुद से कहीं जा भी नहीं सकता। अगर मैं उसको बिल्कुल परफेक्ट उसमें रख रहा हूँ तो कहीं खुद से जा नहीं सकता और कहीं खुद से आ नहीं सकता। ये तो नॉर्मल सी बात है। 1 kg और 2 kg मिलके 3 kg मिलेंगे, इसमें 0.1 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने एग्जैक्ट चीज़ें ली हैं तो 0.11 या फिर 0.0001 ग्राम बोलते, उसका भी डिफरेंस नहीं होगा। और ना ही कुछ, ना वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा, वो कितना रहेगा एग्जैक्ट उतना ही रहेगा। तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब खुद से नहीं आ सकता और ना ही खुद से कहीं जा सकता है, वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो द्रव्य मतलब यहाँ पे क्योंकि पदार्थ, तो यहाँ पे देख लो द्रव्यमान जो था वो यहाँ पे जो चीनी का था और जो सूजी का था वो टोटल कितना हुआ लास्ट में जाके उत्पाद में, 3 kg हुआ, ना तो बढ़ा और ना ही घटा, ऐसा ही होगा। तो द्रव्य ना तो खुद से यहाँ पे, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आया और कुछ एक्स्ट्रा कहीं गया भी नहीं, तो टोटल जितना पहले था उतना ही रहा, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तो हमें भी पता है कि अगर मैं बाजार से मान लेते 1 kg सेब ला रहा हूँ और 1 kg अमरूद ला रहा हूँ, तो टोटल मेरे हाथ में कितना kg रहेगा, 2 kg रहेगा। सिंपल सा है, अगर एग्जैक्ट उनकी वैल्यूज उतनी है तो। अब अगर नॉर्मली देखो, अगर 1 kg सेब और 1 kg अमरूद है तो उनकी क्या होगी, वैल्यू उतनी होगी, तो कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। कभी 3 kg हो सकता है, कभी ग्राम में फर्क आ सकता है, उसमें नहीं, नॉर्मली तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब खुद से नहीं आ सकता, कुछ भी, कोई भी पदार्थ खुद से उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है, इस पृथ्वी में, और खुद से कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। जो इसमें है वो पहले से यही है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब अगर मैं कोई भी अभिक्रिया कर रहा था, ये एक अभिक्रिया थी, जो मेरा पहले का जो द्रव्यमान था वो उत्पाद के द्रव्यमान की, मतलब अभिक्रिया के बाद भी क्या रहेगा, वही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा ना ही कुछ एक्स्ट्रा जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप थोड़ा समझे होंगे धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ना तो खुद से आ रहा है और ना ही कहीं जा रहा है। इसका मतलब जो पहले रहेगा वही बाद में रहेगा, क्या रहेगा, जो अभिकारक में जो द्रव्यमान रहेगा वही क्या रहेगा, उत्पाद के द्रव्यमान में रहेगा। तो इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। हमें पता है करते हैं, पर क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ये नियम कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकता है ना ही नष्ट कर सकता है। इसका मतलब अभिकारक, ये कोई अभिक्रिया जब हो रही है तो उसमें कोई भी द्रव्य खुद से ना तो आ सकता है और ना ही कहीं जा सकता है। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले जो भी द्रव्यमान रहेगा, अभिक्रिया से पहले देखो, अभिक्रिया से पहले अभिकारक का जो भी द्रव्यमान रहेगा
अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद का द्रव्यमान होगा आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, ये तो इसका मतलब था कि ना तो खुद है कुछ एक्स्ट्रा है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा गया। तो अभिक्रिया से पहले अभिकारक का जो द्रव्यमान रहेगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। ठीक है, ये कौन कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी आ गई कि जब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं। और जब नहीं होगा तो असंतुलित। और उसे संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। क्योंकि नियम क्या है कि द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब वो खुद से नहीं आ सकता। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले जो भी द्रव्यमान रहेगा वो अभिक्रिया के बाद भी वही द्रव्यमान रहेगा, मतलब उत्पाद में वही द्रव्यमान रहेगा। अब देखो इसको बुक से समझते, बुक में क्या लिखा है यहाँ पे देखो। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। वही बात है कि द्रव्यमान मतलब द्रव्य का ना तो उत्पन्न होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये आपस में ये दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे तत्व रहे होंगे। ठीक है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व, और ये भी क्या बनेगा, एक तत्व बनेगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, हमने एक नॉर्मली वर्ड बोला था अभिकारक का द्रव्यमान, तो उसको क्या लिख सकते हैं, अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान। थोड़ा अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे कि अभिकारकों के तत्व, क्योंकि ये दो तत्व दिख रहे हैं, दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, एक तत्व भी हो सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो वो क्या होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। ठीक है, अब देखो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पहले ये हुआ और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ये हुआ। ठीक है, उत्पाद बनेगा और ये पहले अभिकारक होगा। तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करते हैं। अब 1.2 क्या थी हमारे पास, मैग्नीशियम वाली थी। इसको देखते हैं यहाँ पे, चलो इसको देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है। तो वो क्या थी, Mg+O2 R=MgO। चेक कैसे करना है, अभी सिर्फ चेक करना सीख रहे हैं, और उसको बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं, अभी इसी में सबको समझेंगे। अब साफ साफ दिख रहा है कि उसने बोलता कि परमाणु की संख्या से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने परमाणु की संख्या, एक। इसमें कितना दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना, इसमें मैग्नीशियम में 1 है और ऑक्सीजन में कितना, 1 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है, 1 और 1 2 ही हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, असंतुलित है, क्योंकि अभिकारक के तत्वों का जो द्रव्यमान है वो 3 आ रहा है और उत्पाद के तत्वों का जो द्रव्यमान है वो 2 आ रहा है। अब वो 2 यूनिट ले लो, यूनिट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्राम किलोग्राम वो उसके ऊपर है। तो जब हमने यहाँ पे देखा तो ये 3 आया और ये 2 है, इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस नहीं है, इसका मतलब संतुलित नहीं है, क्योंकि अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अनबैलेंस है, ये जो इक्वेशन थी वो अनबैलेंस थी। अब इक्वेशंस को, अब रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संतुलित करना। अब हम संतुलित कैसे करते हैं, अभी हमने चेक कर लिया संतुलित है कि नहीं है। हमने देखा इधर मैग्नीशियम 1, इधर यहाँ पे ऑक्सीजन 2, दोनों को मिलाया 3 हो गए। इधर देखा मैग्नीशियम 1, इधर देखा ऑक्सीजन 1, तो ये 2 हो गए। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, इधर मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब क्या होगी, गलत हो गई। इसका मतलब बैलेंस नहीं है, इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है, जबकि क्या होना चाहिए, तो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए थे संतुलित। तो ये कहता है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब संतुलित कैसे करते हैं, देखो क्या है हमारे पास, Mg+O2 R=MgO। इसमें चेक करो, देखो मैग्नीशियम को जब चेक करेंगे, इसको हम स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करो तो क्या करना है कि रफ में ऐसा हल्का सा एक साइड पेज ले लेना है, रफ के लिए हो जाएगा। जब हम इसको सीख जाएंगे तो हम मन में ही कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम को ले लेते हैं, कितने इसमें कितने तत्व, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर लो और इधर हो जाएगा। देखो इधर साइड अभिकारक में मैग्नीशियम कितना दे रहा है हमारे पास, इधर मैग्नीशियम दे रहा है 1, और इधर साइड मैग्नीशियम कितना दे रहा है, यहाँ पे भी 1। तो दोनों साइड ये 1 1 बराबर है। ओके, ये बिल्कुल डन है। जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 अभिकारक में, और जब उत्पाद में लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन में क्या आ रही है, यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है। ऑक्सीजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो इधर ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या अलग है, इधर परमाणु की संख्या अलग है। इसका मतलब ये क्या हो, अनबैलेंस उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंसिंग हो रही है, यहाँ पे किसी ऑक्सीजन में कमी आ रही है इधर। तो इसको देखो ठीक कैसे करते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ कितना है, 1, मतलब यहाँ पे कितना कम है, 1। तो इसको मुझे क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा, अगर मुझे 1 को 2 बनाना तो किससे गुणा करना पड़ता है, 2 से। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, देखो तो ये क्या हो जाएगा, Mg+O2 R=2MgO। अब जब मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो O2 भी हो गया और यहाँ पे भी O2 हो गया। तो ये देखो अब इसका मतलब यहाँ जो O था वो भी क्या हो चुका है, अब यहाँ पे 2 हो चुका है।
ठीक है, आगे के लिए इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। पर अब जब हमने देखा तो मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 हो गया, तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि इसके साथ भी 2 गुना होगा। तो जब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, परंतु इधर मैग्नीशियम क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम से भी 2 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इस मैग्नीशियम से 2 से गुणा करते हैं और ऑक्सीजन को ऐसे रहने देते हैं O2, तो होता है 2MgO। अब देखो, अब चेक करो जरा इसे, इधर मैग्नीशियम 2, इधर मैग्नीशियम 2, ठीक है, ये करेक्ट है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, आर होगा। तो इस ऐसे करना है संतुलित हमें, ठीक है। संतुलित कैसे करना है, पहले देखना है कि किसमें कितनी कमी है और उसके बाद वहाँ पे हमें गुणा करना है चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 कमी थी तो हमने 2 से गुणा कर दिया, साफ दिख रहा है, इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो इधर 2 से कर दे तो 2 बन गया। मैग्नीशियम फिर 2 हो गया, इधर 1 ही मैग्नीशियम, इधर भी 2 से गुणा कर दे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी दो तरफ हो गए, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये समझ आया होगा। अब थोड़ा बुक से देख लेते हैं, बुक में क्या हमें एग्जाम्पल्स दे रहा है वो। देखो, अब बुक के एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम मैंने याद करने के लिए बोला आपको कि नाम तो याद करने ही है धीरे धीरे। तो जिंक का क्या फॉर्मूला है, क्या प्रतीक है उसका, Zn। और ये 5वें चैप्टर में 96 पेज नंबर पे भी हैं सारे, तो 30 तक याद करने हैं ऑन एन एवरेज। जिंक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये इसका फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को आज से H2SO4। जिंक सल्फेट, और अभी क्रिया हो गई तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब जिंक तो हमें पता है Zn है, सल्फेट क्या रहा है SO4, तो सल्फेट के लिए क्या ले रहा है SO4, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो अब थोड़ी थोड़ी चीज़ याद करें, सल्फेट का क्या फॉर्मूला बन रहा है SO4, जिसमें कि S क्या है, O तो हमें पता है ऑक्सीजन है, S क्या है सल्फर, ठीक है। अब देखो, पहले इसमें हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, जिंक प्लस H2SO4 आर इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, यही दे रहा है, ठीक है। अब इसमें चेक करना है, तो मैंने बोला था जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम क्या चेक कर लेंगे, थोड़ा साइड कर लेंगे जल्दी जल्दी। इधर लिख देंगे जिंक, यहाँ पे एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फर होता है, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, Zn का मतलब होता है जिंक, ठीक है। अब देखो, हम अभी तो साइड साइड में कर रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे, यहीं पे चेक कर लेंगे। तो जिंक में दोनों तरफ, इधर जिंक में कितना दिख रहा है 1, इधर भी कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, ठीक है, रख लो। हाइड्रोजन को उठा लो, दूसरा तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिया था, तो हाइड्रोजन में कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, इधर भी हाइड्रोजन में कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन को उठाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन में इधर कितने दिख रहे हैं 4, और इधर ऑक्सीजन में कितने दिख रहे हैं 4। सल्फर को उठाओ, सल्फर में कितना दिख रहा है यहाँ पे 1, और इधर भी सल्फर में 1। तो जब हमने देखा तो ये तो हमने बोला ये तो संतुलित है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, सब जगह क्या है बराबर, इधर भी जिंक बराबर, इधर भी जिंक बराबर 1, हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर इधर भी 1, इधर भी 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। तो इसका मतलब ये तो पहले से ही क्या बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही बैलेंस है। पहले चेक करना तो आना चाहिए कि कौन किसको हमें बैलेंस करना है, पहले हम चेक तो कर ले कि बैलेंसिंग है, खुद पहले से बैलेंस है या नहीं है। तो हमने चेक करा, हमें मिला कि हाँ ये बैलेंस है पहले से, तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से बैलेंस है, ठीक है। अब कुछ आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें तो हमें क्या पता चला कि ये पहले से क्या है बैलेंस है। देखो, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब NCERT में एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे Fe प्लस H2O आर इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अभी नाम बताता हूँ, देखो, पर अगर इसको बैलेंस करना है तो ये पूरी यहाँ पे एक कथा दी गई है, ठीक है, पूरे एक हिस्ट्री टाइप का एक चीज़ दी गई है इतनी बड़ी। तो हमें इतने चीज़ों को नहीं देखना है, हमने एक छोटे से स्टेप, जैसे हम संतुलित करना सीखा है हम वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। इतनी बड़ी हिस्ट्री की बुक को नहीं देखना है, समझ लो यहाँ पे हिस्ट्री का एक पेज दे दिया इतना बड़ा सा, ठीक है। हमें नॉर्मली क्या करना है, इसको सीखना है कैसा है, ठीक है। देखो क्या दिया यहाँ पे Fe, तो मैं साइड में एक बार लिख देता हूँ क्या दे रखा है वहाँ पे, Fe प्लस H2O आर इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। नाम भी बता देता हूँ तो आपको ताकि आपको ईजिली हो, ठीक है। अब देखो, सिर्फ इसको इस पर ध्यान दो। अभी इसको बोलते हैं हम आयरन, क्या बोलते हैं इसको, आयरन बोला जाता है, इसको आयरन बोलते हैं। H2 पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी का फॉर्मूला है नॉर्मली। Fe, अभी तो Fe पता है आयरन, और O जहाँ पे लगता है ऑक्साइड बन जाता है, तो आयरन ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। और साफ साफ दिख रहा है ये तो क्या है हाइड्रोजन ही है। तो कुछ चीज़ें तो पहले से पता है, जो चीज़ें नहीं पता, तो आयरन का क्या हो गया Fe। जैसे जैसे हम चीज़ें करेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को क्या करेंगे, आप इन प्रतीकों को तो याद करना है, ठीक है, इन प्रतीकों को तो हमें याद करना है, ठीक है। अब देखो, इसको बैलेंस करना है तो पहले चेक कर लें कि बैलेंस है कि नहीं है। अब मैं इसको नॉर्मली यहीं पे दिखा देता हूँ, अगर साइड में देखना तो एक बार चलो साइड में देख लेते हैं इसको। Fe एक अलग है, H है हमारे पास, O है हमारे पास, बाकी तो इतनी चीज़ें, ठीक है। Fe को देखो, Fe इधर एक है और इधर कितना Fe है 3 है। हाइड्रोजन देखो, इधर भी 2 है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है।
और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 और इधर ऑक्सीजन कितना है 4। तो भाई यहाँ पे तो 2 Fe भी क्या अलग है और ऑक्सीजन भी अलग अलग है। तो पहले किसको पुट करना है मैं बताता हूँ। पहले जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, ऑक्सीजन में दिख रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंतर किस में दिख रहा है, ऑक्सीजन में दिख रहा है। तो सबसे पहले ज़्यादा वाले को पुट करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा अंतर दिख रहा है, तो इसको देखो ऐसे करना है हमने नॉर्मली सिर्फ इसको लिखते जाना है। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पे साफ ऑक्सीजन है, इधर साइड 4, इधर साइड है 1। तो 1 को 4 बनाना तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको क्या करूँगा, Fe प्लस 4H2O। अब ये नहीं कि 4 सिर्फ इससे होगा, जब पूरा इस पूरे फॉर्मूले से होगा तो 4H2O। क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 थे, इधर 1 ही है, तो 4 से करेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब इधर देखो Fe3O4 प्लस H2। जब इधर ऑक्सीजन 4 बन गए तो इधर हाइड्रोजन कितने बन गए, 4 दूनी 8। इसको गुणा करते हैं, ठीक है। नीचे जैसे यहाँ पे 1 रहा होगा तो 1 4 जा 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 4 2 8। अब हाइड्रोजन इधर 8 हो गए, इधर कितने हाइड्रोजन 2। तो ये तो फिर से समस्या हो गई। अब ज़्यादा कौन आ गया, फिर हाइड्रोजन और ज़्यादा आ गया। तो चलो अब हाइड्रोजन को कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fe प्लस 4H2O आर इक्वल टू Fe3O4 प्लस इस हाइड्रोजन को क्या करना है, 8 बनाना है। तो पहले 2 तो यहाँ है, अब 2 को किससे गुणा करेंगे, 8 बन जाए 4 से, 4H2। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए। इधर पहले से ये तो O तो पहले से हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। देखो इसका मतलब अब हम क्या कर चुके हैं, हाइड्रोजन को भी कर चुके हैं और ऑक्सीजन को भी कर चुके हैं। दिख गया हमें ना कि हमने हाइड्रोजन कितना हो गया था, 8 हो गया था, हमने दोनों तरफ उसको बैलेंस कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास Fe बचा है। अब Fe को बैलेंस करना है। इधर Fe कितना है, आयरन कितना है, इधर 3 और इधर कितना आयरन 1। तो अब 1 को 3 बनाने तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 Fe प्लस 4H2O आर इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये क्या हो चुकी है, हमारी जो समीकरण है वो बैलेंस हो चुकी है। कैसे करना है बैलेंस, पहले चेक कर लेना है कि किधर साइड कितने हैं, ठीक है। दोनों साइड के जो तत्व हैं उनको चेक कर लेंगे, किसमें कितना परमाणु दे रखा है, और जिसमें कमी होगी उसको पुट करेंगे। और सबसे पहले किसको पुट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी होगी पहले उसको। जैसे हमने ऑक्सीजन में देखा सबसे ज़्यादा कमी थी, तो पहले ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं और उठा लेता हूँ यहाँ पे, H2 प्लस O2 आर इक्वल टू H2O। ईजी एग्जाम्पल है। इधर H2 है, इधर भी H2 है, ठीक है। लेकिन इधर O2 है और इधर O कितना, 1 ही है। तो इस O को 2 बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको इधर कितना करना पड़ेगा। अब आई होप खुद से आप आंसर करने लगे होंगे, क्या होगा 2H2O। अब जब इधर ये 2 बन गए, इधर भी 2 बन गए, ठीक है, ये तो सही हो गया। पर इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 2 दूनी 4, इधर कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ भी कितना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2H2 प्लस O2 आर इक्वल टू 2H2O। यहाँ 2 से क्यों किया, क्योंकि इधर कितने हो गए थे 4 और इधर कितना था 2 ही था। तो जब हमने इसको 2 से किया तो कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। पहले चेक कर लिया कि कौन अनबैलेंस है, तो हमने बोला हाँ ये अनबैलेंस थी, तब हमने इसको बैलेंस किया, ठीक है। तो पहले चेक कर लेंगे, फिर इसको हम कर लेंगे। और NCERT में इतना बड़ा प्रोसेस दिया गया है, इतनी बड़ी प्रोसेस पढ़ने की कोई वो नहीं है। नॉर्मली इतने स्टेप्स करने हैं। ये चीज़ रफ में होगी, ये चीज़ फेयर में नहीं करना है, इसको ऐसे रफ में निकाल देना है। और धीरे धीरे जब हम करने लग जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहीं पर दिख जाएंगी चीज़ें किस में क्या कमी है। और ऐसे स्टेप लेने, पहले एक को करना है, फिर दूसरे को करना है, फिर तीसरे को करना है, ठीक है। पहले जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 4 इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, तो ऐसे स्टेप वाइज आते रहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या देता है, यहाँ से पढ़ते हैं सीधा। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। अब ये जो भी होगी, अब ये क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है, जो हमने भी किया था, ठीक है। अतः यह समीकरण अब संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया गया। कौन सी विधि, हिट एंड ट्रायल विधि है, ठीक है। अब आगे का देखो क्या बताता है। चरण 7 है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। देखो भौतिक अवस्थाएं क्या होती है मैं बताता हूँ। भौतिक अवस्थाएं सबको बताऊंगी। ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस होती है, ठीक है। सॉलिड S होता है, लिक्विड का L होता है और गैस का G होता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव और गैस। तो यहाँ पे जैसे पानी रहा होगा तो पानी किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। कभी कभी पानी भाप गैस की फॉर्म में रहता है, कभी बर्फ की फॉर्म में रहता है, तो उसको सॉलिड से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन किसकी फॉर्म में। देखो ऊपर लिखे संतुलित समीकरणों की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी ज्ञान होता है। भौतिक अवस्थाएं वही है क्या बोलते हैं, जिन ठोस द्रव और गैस। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है, जो भी हमने यहाँ पे निकाली तो उनमें कोई भौतिक अवस्थाएं नहीं दी गई थी। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, तो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, भौतिक अभिकारक तथा उत्पादों के लिए रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप नहीं दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर नहीं भी दर्शाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रिस्क लेने की वो नहीं कि हम दर्शाना अब हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम नहीं दर्शाएंगे। हम नॉर्मली जैसे हमने ये जो समीकरण लिखे हम इनको ऐसे लिखेंगे तो ये भी क्या है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, ठीक है।
अब देखो, अभिकारक उत्पाद जो भी है यहाँ पे हो गया। अब अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को GLS और एक्वस, एक होता है एक्वस फॉर्म होती है, ठीक है। तो एक्वस AQ से दर्शाया जाता है। अभिकारक के उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम इसे एक्वस लिखते हैं, ठीक है। जल में घोल के रूप में जब उपस्थित होंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। अब संतुलित समीकरण 1.9 को इस प्रकार लिखा गया, जैसे कि आयरन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में तो होता है S। जो पानी था वो कौन सी फॉर्म में था, गैस, मतलब भाप की फॉर्म में था। फिर Fe3O4 बना सॉलिड फॉर्म में। फिर H2 क्या था, गैस की फॉर्म में था। तो ये फिर फॉर्म बताता है यहाँ पे, ठीक है, अवस्थाएं बताता है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये इतना जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। इसमें भी हम नॉर्मली करेंगे तो भी चलेगा जैसे, तो उसको लिखना जितना जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, दर्शाता है कि इन अभिक्रियाओं में जल का उपयोग भाप के रूप में किया। जो मैंने बताया, अगर G का उपयोग किया गया तो भाप के रूप में, ठीक है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि आवश्यक ना हो। तो वही बात उसने खुद से बोल दी कि जरूरी नहीं है, हम इसको जब तक, मतलब तब तक इसको यूज नहीं करेंगे जब तक ये जरूरी ना हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि दाब उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के साथ या ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दाब भी होता है, ताप भी होता है। कभी कभी हम पानी को हम क्या करें, भाप बनाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो कभी कभी हम इन चीज़ों को भी लिख देते हैं, वो कह रहा है, ठीक है, उत्प्रेरक वगैरह ये सब चीज़ें जैसे लिखा गया है CO + H2R = 340 ATM। ATM क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक। जो ये ATM होता है प्रेशर के लिए लिया जाता है यहाँ पे। CH3OH और फिर यहाँ पे CO2 + H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये कौन सी फॉर्म, ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बताना है हमने यहाँ पे कि हम अगर इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी हमने जो बैलेंसिंग करना सीखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग करना हमें आना चाहिए। और ये सिर्फ ये है कि भौतिक अवस्थाओं को लिखना, और भौतिक अवस्थाएं हमें नॉर्मली पता होती हैं, और अगर हम उनके लिखें या ना लिखें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले चैप्टर में कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे, अब देखो इसके भी यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल, चीनी पानी का लिया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। मैंने ये पूरा डिटेली एक्सप्लेन कर दिया है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः पदार्थ का जितना भी द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले होगा उतना ही द्रव्यमान की द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी होगा। mg वाले इससे बता दिए अनबैलेंस था, हमने इसको बैलेंस किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका ये एक फर्स्ट टॉपिक तो पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब हमने आगे के टॉपिक पढ़ने और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और जो इन्हें इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं उनके भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बच्चों, ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के, इनको आपने संतुलित करना, ठीक है, इनको बैलेंस करना आपने इन 3 क्वेश्चंस को। और इनके मैंने जो यहाँ पे चीज़ें लिखे गए हैं उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को दिया गया क्लोरीन, फिर BaCl2 बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al बोला जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 मैंने सल्फेट का बताया था। इन चीज़ों को भी अभी याद करना है, ठीक है, धीरे धीरे याद करेंगे तो चीज़ें अपने आप से होंगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो 2 नाम है ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये 2 नाम आप खुद से करेंगे यहाँ पे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है बच्चों। ओके।